नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। मोहब्बत हर किसी ने मुश्किलों से भरी राह बताया है और हीर रांझा और लैला मजनू की कहानी भी यही कहती है। जयपुर के हैदर और रुखसार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इस मोहब्बत में अमीरी और गरीबी की दीवार बीच में है। इस दीवार की वजह से हैदर के परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है और इस कहानी में लड़की के परिवार के साथ साथ एक विलेन और भी है जिसका रसूख सियासत पे सिर चढ़कर बोलता है। 29 नवंबर 2016 को हैदर रुखसार घर छोड़कर निकले थे और फिर उन्होंने कोलकाता में निकाह कर लिया था। इन दोनों के प्यार में दोनों का परिवार आड़े आया और इस मामले में रुखसार के परिवार को उनके करीबी परिवहन मंत्री का सहयोग मिला हुआ है। हैदर का आरोप है कि मंत्री के दबाव में उनकी अम्मी और बाबूजी को कई दिन तक थाने बिठाया रखा, चाचा को झूठे मामलों में फंसाया गया और यहां तक कि दोनों छोटी बहनों के का घर से निकलना तक भी बंद हो गया है। वहीं हैदर रुखसार के परिवार वाले रोजाना जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन पुलिस मंत्री के दबाव में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण दे रही है। तो जाहिर तौर पर तमाम सवाल मंत्री जी पर भी खड़े हो जाते हैं। इस पूरे मामले पर जब बात करने की कोशिश हमने की तो मंत्री जी की तरफ से बात करने से साफ इनकार कर दिया गया और अब ऐसे में जो दोनों पति है वो चाहते हैं कि उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, उनके परिवार को सुरक्षा मिले। चलिए सीधा आपको जयपुर स्टूडियो ले चलते हैं जहां पर पीड़ित परिवार के साथ हमारे संवाददाता अभिमन्यु हमारे साथ बने हुए हैं और इसी बीच उससे पहले हम राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा से बात करेंगे। सुमन शर्मा जी, ये पूरा मामला सामने आया है जहां पर एक परिवार जो यहाँ शादी हो चुकी है, निकाह कर लिया गया है, लेकिन मंत्री जी के रसूख के चलते यहाँ पर पीड़ित परिवार को परेशान किया जा रहा है। देखिए, ये जानकारी आपके माध्यम से ये मुझे मिल रही है। अगर ऐसी बात है तो ये उचित नहीं है। कोई भी हो, अगर वो बालिग हैं दोनों और उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है तो कोई राइट नहीं है कि उनके विवाह को कोई विच्छेद कराए, उनको कोई परेशान करे। लीगली राइट हमारे देश में ये कानून है कि राइट टू चॉइस के आधार पे अगर बालिग हैं तो अपनी शादी अपनी मर्जी से कर सकते हैं और इसमें यदि कोई परेशान करता है, बाधा डालता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर आपके माध्यम से मुझे ये जो जानकारी मिली है वो लोग मुझसे अप्रोच करें, उनको कहिए उस दंपति को, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेंगे और आगे जो कानूनी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सुमन शर्मा जी, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात और सबसे खास बात यह है कि जो पीड़ित परिवार को परेशान किया जा रहा है वो पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान के कहने पर किया जा रहा है। यहां तक कि जो पीड़ित परिवार के लोग हैं वो घर से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। इतना डर। मैंने इसीलिए कहा ना कि हमारे देश के संविधान में हमें सारे अधिकार मिलने हैं, हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। कोई भी हो, सामान्य हो या अति विशिष्ट हो या मंत्री हो, गलत है तो गलत है। मैं इसमें कोई सेल्टर नहीं कर रही हूँ। मैंने इसीलिए कहा कि कानून में अधिकार है, अगर वो बालिग हैं तो उनको अपने पसंद की शादी करने का पूरा अधिकार पूरा इस देश में हमें मिलती है, इसकी आजादी। और उसमें कोई भी खलल करता है, कोई परेशान करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो कोई भी में कोई भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मंत्री है या कोई है, इसमें कोई दर्जा नहीं है कि वो करेंगे तो उनको सजा नहीं मिलेगी या वो करेंगे तो उनको सजा मिलेगी। ये उसका ये राइट है, उसको वो राइट मिलनी चाहिए। और अगर इसके लिए वो मेरे पास आती है तो मेरी तरफ से, आयोग की तरफ से पूरी सहायता प्रदान की जाएगी। सुमन शर्मा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जयपुर से लाइव हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीड़ित परिवार उनके साथ मौजूद है। अभिमन्यु, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, क्या यहाँ पर किस तरह से पीड़ित परिवार को परेशान पुलिस की तरफ से किया जा रहा है?
देखिए, अपने आप में जिस तरीके की मोहब्बत की सजा जो है जो पीड़ित है उनको मिली है, साथ ही हैदर के परिवार को भी मिली है। बात की जाए उनके पिता से, बात करेंगे कि किस तरीके से उनके व्यापार से लेकर उनका घर से बाहर निकलना तक जो है मुश्किल हो चुका है। जो व्यापार था उस पर पहरा लग चुका है, घर का जो एकमात्र साधन था कमाई का उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। आपके व्यापार तक को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, आप धंधा नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी हाँ, उन्होंने धंधा नहीं करना पा रहे, दुकान पे जाते हैं तो दुकान पे बोलते गोली मार देंगे। तो इस तरीके की आपने शिकायत करने की कोशिश की होगी, पुलिस को बताया होगा, शिकायत और कब से नहीं जा रहे? शिकायत करने जाते हैं तो पुलिस वाले भगा देते हैं, कोई यहाँ पे कंप्लेंट नहीं है, प्रेशर है हमारे को, सुल्तान का और मंत्री का प्रेशर है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप जाइए। एक बार, दो बार, तीन बार मेरी बच्चियों को भी भेजा मैंने, मैं बाहर खड़ा हो गया, मैंने जाओ बेटा तुम कंप्लेंट कर आओ, और कोई नहीं, पुलिस वाले बोला जाओ जाओ, अभी कुछ भी नहीं है, हमने नहीं करा। कितना समय हो गया जो आमदनी का एकमात्र साधन था? बस ये 3 महीने से तो बिल्कुल ही बंद पड़ा है। बिल्कुल अभिमन्यु, जानेंगे आपसे। इसी बीच हमारे साथ जयपुर के डीसीपी अशोक गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अशोक गुप्ता जी, ये पूरा मामला सामने आया है जहां पर कार्रवाई नहीं की जा रही, पुलिस पर आरोप लग रहे हैं। नहीं, क्या किस तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है? बिल्कुल, ये जो पीड़ित परिवार है जहां पर 2 बालिग बच्चों ने शादी की है, निकाह किया है, लेकिन अब जहां पे जो लड़की के परिवार है उसको परेशान किया जा रहा है, पुलिस कार्रवाई करने की बजाय यहाँ पर पुलिस ही पीड़ित परिवार को परेशान कर रही है, क्या कार्रवाई आपकी तरफ से की जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, न किसी ने ऐसा हमें बताया कि कोई प्रताड़ित कर रहा है, कोई और कर रहा है। मेरे पास कोई लेकर के आएगा, कोई शिकायत लेकर के आएगा तो जरूर कार्रवाई करेंगे, लेकिन मेरे पास अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं। बिल्कुल अशोक गुप्ता जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ पीड़ित परिवार भी लगातार जुड़ा हुआ है। अभिमन्यु हमारे साथ डीसीपी अशोक गुप्ता जयपुर के जुड़े हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई शिकायत उनसे नहीं की गई है। जी, जिस तरीके से जो इलाके के डीसीपी हैं, एसपी हैं, उनका कहना है कि मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई। आपने किन किन साधनों से शिकायत करने की कोशिश की, क्या क्या प्रयास किए कि पुलिस कोई कार्रवाई करे? मैं तो थाने पे गया था, जब थाने पे गया था, डिप्टी साहब के पास में मैंने एक दोस्त को भेजा था मेरे को, मैंने कहा साहब मेरी कंप्लेन ले लें, तो उन्होंने कहा बोला नहीं हम इसकी कंप्लेन नहीं लेंगे, हमारे पे प्रेशर बहुत थे। आपने जब हर तरफ से आप हारे तो आपने कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट में इस्तिगासा किया, अब किस तरीके की कार्रवाई कोर्ट के इस्तिगासे के बाद हुई है? कुछ पाबंदी के लिए आपने नोटिस? अभिमन्यु, बिल्कुल हमारे साथ डीसीपी अशोक गुप्ता जी हमारे साथ पीड़ित परिवार जुड़े हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो पुलिस में शिकायत करने पहुंची, डिप्टी तक उनकी बात पहुंचाई गई, लेकिन कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, इसलिए उन्होंने इस्तिगासे के जरिए अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई है कोर्ट में। आप इनसे बताइए, जो भी ये पीड़ित हैं आपके समक्ष जो आए हैं, जी, इनको कहिए कि मेरे से मिलें आकर के, और निश्चित रूप से इसको मैं देखूंगा क्या विषय है क्या नहीं है जी, और मेरे से अभी तक नहीं मिले हैं ये। बिल्कुल अशोक गुप्ता जी, हमारे संवाददाता अभिमन्यु भी जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु, हमारे साथ डीसीपी साहब जुड़े हैं, सवाल कीजिए इनसे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जो ये पूरा मामला है इसमें डीसीपी साहब की दखल इसलिए अभी तक नहीं आ पाई होगी क्योंकि जो थाना है, क्योंकि प्रोसेस इस तरीके का जटिल होता है पुलिस का, डीसीपी तक पहुंचने में हर जो फरियादी है वो डीसीपी तक नहीं पहुंच पाता, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है पुलिस के विभाग के लिए कि एक जो अभिमन्यु हमारे साथ डीसीपी अशोक गुप्ता जुड़े हैं, उनका कहना है कि मेरे पास आके शिकायत की जाए और हम पूरे मामले में यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, इस्तिगासा के जरिए मामला दर्ज हो चुका है, कई बार जो पीड़ित हैं वो थाने पहुंच चुके हैं, और पूरा जो मामला है उसमें जब लड़की के पक्ष की तरफ से जब मुकदमा दर्ज कराया गया था तो उसके अंदर लड़की के बयान भी दर्ज हुए थे जिसमें स्पष्ट रूप से लड़की का कहना था कि मेरे को मेरे पति को और मेरे पति के परिवार को जो है वो काफी खतरा है, और स्पष्ट रूप से नाम जो है बयानों के 164 बयान के तहत जो दर्ज हुए थे उसके अंदर स्पष्ट रूप से नाम लड़की ने दिए हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। न्यूज जिस तरह से अब हमारे साथ डीसीपी अशोक गुप्ता जुड़े थे, उनका कहना था कि मामला संज्ञान में आ चुका है, तमाम यहां पर कदम उठाए जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी, तो अब क्या कुछ रुक रहने वाला है पीड़ित परिवार की तरफ से? देखिए, जिस तरीके का जो पूरा वाकया ये है, इसके अंदर 2 लड़का लड़कियों का जो प्रेम संबंध था, उन्होंने शादी की, लेकिन उसकी सजा जिस तरीके से परिवार को मिली, मेरे साथ हैदर की बहन मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि उनको इस दौरान किस तरीके की कठिनाइयां हुई, कॉलेज तक उनका बंद हो गया और आज भी घर से निकलने से पहले उनको कई बार सोचना पड़ता है, तो अपने आप में काफी गंभीर समस्या है कि जो परिवार है।
हैदर की मां बैठी हुई है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे किस तरह की परेशानी यहाँ पर हुई है। किस तरीके की समस्या आपको उठानी पड़ती है? जब से भाई और भाभी गए हैं तब से पापा पे झूठी FIR अपहरण की दर्ज करा दी, फिर उसके बाद 2-3 मतलब मुकदमे चला दिए। पापा को धमकी दी जाती है, हमें धमकी दी जाती है जान से मार देंगे, पापा को बोला जाता है उठवा देंगे, ये करवा देंगे। और घर के बाहर बहुत गंदा माहौल रहता है। इनके जो मामा जी हैं, जो फारूक हैं, वो गाड़ी लेके और बहुत सारे लड़कों को लेके खड़े हो जाते हैं और धमकी दी जा रही है कि आपको मार देंगे। और सबसे बड़ी बात, भाई और हैदर के लिए, रुखसार के लिए बोला जाता है कि दिख जाए, हमें टॉर्चर किया जाता है, आप बताओ आप कहाँ हैं, दोनों कहाँ हैं, हमें नहीं पता। और कहते हैं दिख जाएंगे ना, मिल जाएंगे तो जान से मार देंगे हमको। अब आपकी पढ़ाई भी इस चक्कर में पूरी तरीके से खत्म हो गई है, लंबा समय हो गया, नवंबर से अभी तक कॉलेज जाना तक दुश्वार हो गया है। कब पेपर है, क्या परेशानी है? जी 20 अप्रैल से पेपर है और मैं कॉलेज बिल्कुल नहीं जा पा रही हूँ। कॉलेज के मैं घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही हूँ, बिल्कुल मतलब बाहर खड़े रहते हैं और धमकी देते हैं, मतलब रास्ते में उठवा लेंगे, करवा लेंगे। हैदर की माँ भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे पूरा जो आपका बेटा इतने लंबे समय से आपके पास नहीं है, साथ ही इतनी धमकियां आपको मिल रही हैं, परिवार पूरी तरीके से टूट गया, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, ये तो एक मजबूर होकर के जिंदगी जी रहे हैं, नहीं तो जीने की कोई ख्वाहिश नहीं है। इससे बढ़िया तो कि हम जहर खा के मर जाएं, जिस तरह से हम जी रहे हैं घर के अंदर। हम घर के दरवाजे पे भी नहीं खड़े हो सकते, हम दरवाजे पे भी खड़े होते तो सामने से उन लोगों की निगाहें हमको ऐसे घूर घूर के देखती है, जैसे कि बस अभी खत्म कर देंगे, अभी खा जाएंगे। तो उनके मारने से बढ़िया तो क्या हम ही मर जाए ना। हमारा ऐसा जीना दुश्मन कर रखा है। बेटा तो चला गया प्यार करके, बाकी हमारे घर की बर्बादी कर गया पूरी। 2-3 दफा इस बेटे को समझाया भी था, देख बेटा ये गलत है, ये लोग अपने बराबर के नहीं है, ये पैसे वाले हैं, अपनी औकात इतनी नहीं है बेटा, ये कुछ भी कर सकते हैं। आज वही बात हो रही है, इन लोगों की हर जगह सुनवाई है, इन लोगों की हर जगह पहुंच है, ना तो हमारी सुनवाई होती है, ना हमारी पहुंच है, ना हमारे पास पैसा है। अब पुलिस के पास भी आप गए थे, आपने बताया किस तरीके की परेशानी पुलिस से रही? जाते हैं वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है, वो ये भी नहीं सुनते हैं कि क्यों आए हो, क्या बात है। हाँ ठीक है, जाओ जाओ जाओ, सब ठीक है, आप जाओ। आपके बेटे ने कई बार तो ऐसी तक बातें वहाँ पे हुई है कि तुमने भगवाया है, तुमने ये करवाया है, तुम्हारा हाथ है, तुमको बंद कर दिया जाएगा। कहाँ है लड़की, कहाँ है लड़का, कहाँ है, उसको लेके आओ बस। जब वो लोग यहाँ से चले गए, जयपुर से चले गए, तो उस दौरान उसके बाद किस तरीके की पुलिस ने आपके साथ में किस तरीके का बर्ताव किया, क्या हुआ? 2-3 दफा पुलिस आई घर पे, तो मैंने कहा कि भाई लड़का है, मैं लड़के का ध्यान नहीं रख सकती हूँ, लड़का तो बाहर पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, मैं माँ हूँ, लड़के के साथ साथ तो नहीं फिर सकती हूँ ना। थोड़ा बहुत घर में रहती हूँ तो अपनी बेटी पर अपनी माँ ही ध्यान दे सकती है। तो क्या बेटी बेटी होती है क्या, बेटा बेटा नहीं होता क्या? उनकी बेटी, तुमने तुम्हारा बेटा तो बेटा हो गया, उनकी बेटी बेटी नहीं है। उनका कहने का मतलब है कि बराबर पहरा होना चाहिए बेटी पे बेटे पे, तो मैं बेटे पे कैसे पहरा लगाती हूँ? किस आप जब थाने जाते थे, जब ये पूरा वाकया सामने आया, तो क्या रहा उस दौरान, किस तरीके से पुलिस का बिहेव आपके साथ रहता था, क्या कहती थी पुलिस का बिहेव? तो कुछ ही पता ही नहीं चलता था। अंदर इंचार्ज साहब का बस यही होता, हम लोगों को बाहर बिठा दिया करते थे पुलिस वाले, हम बैठे रहते थे और हम पूछते बार बार, सुबह से शाम तक बैठे रहते, साहब हम घर जाएं क्या, साहब हम घर जाएं क्या? नहीं अभी इंचार्ज साहब का ऑर्डर नहीं है, नहीं इंचार्ज साहब का ऑर्डर नहीं है, इंचार्ज साहब ने मना कर दिया, इंचार्ज साहब से पूछ के आएंगे। पूरे दिन यही चलता रहता था। और कोई तो कहते हैं कि जवान लड़का लड़की है, चले गए, शादी हो गई, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कहता है नहीं बहुत बुरा हो जाएगा, कोई कहता है कि पता नहीं तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। कई तरीके की, नजमा मैं आपके पास आना चाहूँगा, कई जो आपको धमकियाँ मिली, आप लोगों का बाहर जाना तक दुश्वार हो गया, किस तरीके की बातें जो हैं वो दूसरा पक्ष आप लोगों से करता है? जी उनका कहना ये है कि आप लड़के का और लड़की का पता बताएं, नहीं तो हम आपको मतलब गोली मार देंगे या जान से मार देंगे या उठवा लेंगे। इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं हमारे साथ। और भाई और भाभी, मतलब जो मेरे भाई और भाभी हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि अगर वो दिख जाएंगे, हमें मिल गए, तो हम जान से मार देंगे उन्हें।
इन सारा जो पूरा वाकया था, इसके अंदर कुछ मामले भी दर्ज हुए, पुलिस ने आपकी सुनवाई नहीं की, आपके खिलाफ कई तरीके के मामले हुए, क्या उस दौरान हुआ? किस किस को टॉर्चर करने के लिए किस तरीके का हथकंडे अपनाए गए? मेरे 2 भाई थे, उनको भी बिठा लिया गया, जाते थे थाने के अंदर, और किडनैपिंग का केस 2-3 पता नहीं कौन कौन सी। अभिमन्यु, हम आपसे जानेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ हैदर खुद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, तो हम चाहते हैं कि हैदर से क्या उनकी मां पूछना चाहती है, क्या कुछ कहना चाहती है, वो पूछ सकती हैं। हैदर हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। आप क्या कहना चाहते हैं उनसे, क्या चाहते हैं कि आगे किस तरीके से किया जाए? अब आगे तो मैं क्या कह सकती हूँ, ना तो मैंने कभी ऐसी दुनिया देखी है और अब पहली बार देखने को मिल रही है। मैं तो यही चाहूँगी कि मेरे बच्चों को सुरक्षा मिले, इनके आगे के लिए, भविष्य के लिए कोई इनके ऊपर मुसीबत ना आए और हम पे भी ना आए। सरकार हमारी मदद करे मेरे बच्चे की, और अब जो भी है वो मेरी बहू है, उसकी मदद करे। और मैं कह रही हूँ कि कराने वाले सब ये ऊपर वाले हैं, इनके रिश्तेदार हैं। इसके पापा बहुत अच्छे हैं, इनके पापा है, इनके परिवार में से ऐसा कोई नहीं है। 2 भाई है तो उनमें भी इतनी अक्ल नहीं है कि वो ऐसा कुछ करे, जो जैसा कह देता है वैसा सुन लेते हैं। बाकी कराने वाले इनके रिश्तेदार ही हैं, ये फारूक और सुल्तान। बिल्कुल हैदर, क्या कहेंगे? आपकी मां का कहना है कि इस मामले में जो जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है, जो ली है, वो अच्छे से निभाए। आपकी मां ने जो भी कुछ कहा, आपका क्या कुछ कहना है? हैदर जी, आप सुन पा रहे हैं? जी मैम। जी, आपकी मां ने कहा है कि अब जिम्मेदारी जो आपने ली है अपने कंधों पर, उसको पूरे अच्छे से निभाएं। और साथ ही उनका कहना है कि जो लड़की के परिजन हैं, वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर, जो रिश्तेदार हैं उनके चलते इस तरह से परेशान उनको किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? जी मैम, ये बात सही है बिल्कुल। वो जो लड़की के परिजन है वो बहुत परेशान कर रहे हैं आए दिन। जी, और मैंने जो स्टेप ये लिया है, तो मैं अपने स्टेप पे कायम रहना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ और हमेशा इसके साथ रहना चाहता हूँ। बिल्कुल हैदर, जिस तरह से कदम आपकी तरफ से उठाया गया वो बिल्कुल हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन अब आपके परिजनों को, आपके परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? जी मैम, ये लोग हमको परेशान कर रहे हैं, अब हम तो क्या कर सकते हैं। लेकिन हम एक चीज तो ये है कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे और हमें जो करना होगा एक साथ रहने के लिए, हम वो कुछ भी करने के लिए तैयार है मैम। कुछ भी, हर एक चीज को। और हद से ज्यादा हुआ तो मैम, लास्ट टाइम पे आदमी क्या करता है, बस फिर वो एक लास्ट सुसाइड के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। बिल्कुल हैदर, आप हमारे साथ बने रहिए। अभिमन्यु, यहाँ पर हैदर हमारे साथ जुड़े, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो यहाँ पर कदम उठाया गया है वो उस पर कायम है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। देखिए अनु, मैं हैदर को और उनके पूरे परिवार को, जिस तरीके से आज इंडिया न्यूज़ ने ये पहल की है और इस दौरान डीसीपी की जिस तरीके से डीसीपी ने कहा है कि मेरे पास आए पीड़ित पक्ष, और साथ ही जो महिला जो सुमन शर्मा है उन्होंने कहा है कि मेरे पास पीड़ित पक्ष आए, तो कहीं ना कहीं इस मामले में अब जिस तरीके का दखल जो है महिला आयोग की तरफ से रहेगा और पुलिस की तरफ से रहेगा, क्योंकि आला अधिकारियों तक मामला पहुंचा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि मंत्री के रसूखात हैं। और साथ ही मैं इनके पिता से जानने की कोशिश करूंगा हैदर के, जिस तरीके से आज डीसीपी हो या महिला आयोग की अध्यक्ष हो, सबका आपको समर्थन मिला है और इस मामले में आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन आपको क्या डर है जिस तरीके से जो रसूखात पीछे जुड़े हुए हैं, जिनका आप नाम कह ले रहे हैं, क्या कहेंगे? सुल्तान, फारूक, ये जिस तरीके से अब जो क्योंकि अब आपको लगता है कि कुछ ना कुछ कार्रवाई हो पाएगी? होनी चाहिए कार्रवाई, तो उम्मीद तो है कार्रवाई होगी। क्या आशा करते हैं कि सब कुछ कैसे सुधरे, क्या हो आगे कि सब कुछ सही हो? सब कुछ ठीक हो जाए तो इसी में फायदा है, दोनों को फायदा है दोनों का। हमारे को तो बिल्कुल ही जीना दुश्वार हो रहा है। हम तो कहीं धंधे के, पानी के, किसी चीज़ के नहीं है। कहीं जाएगा 3-3, 4-4 महीने हो गया, आज कुछ भी नहीं है हमारे पास। आप क्या कहना चाहेंगी, क्या हो आगे, सब कुछ पहले जैसा जिंदगी में हो जाए? इंडिया न्यूज़ के माध्यम से क्या कहना चाहेंगी? मैं तो दरखास्त यही करूंगी सरकार से कि जैसा हमारा पहले चल रहा था सब कुछ, अगर बच्चे की गलती है, हमारी गलती है या उस लड़की की गलती है, तो उसके घर वाले माफ़ करें और हम लोगों को अपनाए नहीं, क्योंकि हमारी उनकी बराबरी नहीं हो सकती है। बाकी हमारे बच्चे को माफ़ करें, हमको माफ़ करें, हमको हमारी ज़िंदगी जीने दें। हम इससे ज़्यादा तो क्या चाहेंगे?
चलिए अभिमन्यु, बिल्कुल अब हमारे साथ जो डीसीपी जुड़े थे उनका साफ तौर पर ये कहना था कि परिवार हमारे पास पहुंचे शिकायत लेकर और उस शिकायत पर हम कार्रवाई भी करेंगे और जो भी हमारी तरफ से मदद होगी हम मदद इन पीड़ित परिवार को करेंगे। तो अब ऐसे में हम चाहेंगे कि ये पीड़ित परिवार शिकायत लेकर डीसीपी साहब के पास पहुंचे ताकि इस पर कार्रवाई यहाँ पर हो सके और उनको सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जुड़ने के लिए आपका भी, और सुमन शर्मा जी आपका भी, और हैदर आपका भी। तो बिल्कुल अब देखने वाली बात ही रहेगी कि आखिर पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिल सकता है और क्या कुछ सुरक्षा पुलिस प्रशासन की तरफ से दी जा सकती है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।